बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। एनआरओ का किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ और मुशर्रफ दौर में मुख्तलिफ बैंकों से 60 अरब रुपए माफ़ करवाने वालों के नाम भी सामने आ गए हैं। कुछ लोग इसे भी एक नया स्कैंडल करार दे रहे हैं। क्या ये नया स्कैंडल भी मीडिया ने खुद ही क्रिएट कर दिया या कुछ सियासी या गैर सियासी क़ुव्वतों ने अपने मखसूस मकासद की तकमील के लिए ये फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ सियासतदानों के नाम नहीं हैं बल्कि कुछ रिटायर्ड जर्नलों के नाम भी हैं और कुछ सहाफ़ियों के नाम भी हैं और कुछ दीगर पर्दा नशीनों के नाम भी हैं। ये फहरिस्त सामने कैसे आई है और क्या बैंकों से कर्जे माफ़ करवाने वालों के खिलाफ मौजूदा हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? और आज के इस प्रोग्राम में हम ये सवाल भी ज़ेरे बहस लाएंगे कि आजकल मीडिया पर यह बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया सिर्फ सियासतदानों की किरदार कुशी करता है और जर्नलों या कुछ रिटायर्ड जजेस या जर्नलिस्टों के बारे में अगर वो कर्जे माफ़ करवा लें या कहीं से प्लॉट ले लें या दीगर किस्म की करप्शन करें तो उनके खिलाफ मीडिया में खबरें नहीं आती, लेकिन सिर्फ पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जाता है। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो इसकी क्या वजह है? ये भी एक सवाल है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजीम दौलताना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन। उनके साथ हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, जो कि कुछ भी कहने में कोई हर्ज नहीं समझते, लेकिन आज हमने उन्हें यहाँ पर दावत दी है दी न्यूज़ रावलपिंडी के रेजिडेंट एडिटर की हैसियत में। और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये आज एक लिस्ट जो है वो बहुत से टीवी चैनल्स पर ज़ेरे बहस है और उसमें आपका भी नाम है कि आपने भी बैंकों से कोई कर्जे माफ करवाए हैं। कुछ इसकी डिटेल बताएंगे आप हमें? मुझे लिस्ट का तो इल्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से मीडिया पे मुझे नजर आया है जी, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि दो सेपरेट कर्जों की बात हो रही है जी। एक कर्जा है फौजी सीमेंट का, कोई 5 करोड़ 15 लाख का, और दूसरा कर्जा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पर्सनल कर्जा है जी, और वो भी 5 करोड़ 15 लाख का है, क्योंकि फौजी सीमेंट के कर्जे की अलग बात की जा रही है और मेरे नाम के हवाले से 5 करोड़ 15 लाख के कर्जे की अलग बात की जा रही है। तो मैं इन दोनों को सेपरेटली डील करूंगा जी। जहां तक फौजी सीमेंट का ताल्लुक है, पहली चीज ये है कि मैं था चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फौजी सीमेंट कंपनी और इस किस्म के जो कर्जे लेने के कर्जे देने के जो होता है, वो जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो उसके जमन में आता है, उसका ताल्लुक ऐसा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं होता। फिर ये बात बोर्ड में की जाती है और रिकॉर्ड पे आ जाती है। जहां तक मुझे इल्म है और जहां तक मुझे याद है, फौजी सीमेंट ने एक कमर्शियल लोन लिया था एक कंसोर्शियम से जी, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब था और जहां तक मुझे याद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी था, एक आध और बैंक भी थे। और इसका जो इंटरेस्ट पे होना था वो था डेफर्ड इंटरेस्ट, जो जिसका पेमेंट कमेंस होना था लोन लेने के 10 साल बाद, और ये लोन लिया गया था मेरे आने से पहले जी, काफी पहले, मेरे ख्याल में मेरे प्रीडेसेसर से भी पहले ये लोन लिया गया था। तो जब उस 10 साल के 2 साल गुजर गए तो फौजी सीमेंट के मैनेजमेंट ने बैंक्स के कंसोर्शियम को एक कमर्शियल प्रपोजल दिया और कमर्शियल प्रपोजल ये था कि अगर जो आपका इंटरेस्ट बनेगा डेफर्ड इंटरेस्ट आगे जाके, उसका आप हमसे 50% अभी ले लें, यानी सिर्फ 2 साल गुजरने के बाद, और बाकी जो 50% है क्योंकि हम बहुत अर्ली पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अर्ली पे कर रहे हैं, वो आप इस अर्ली पेमेंट की वजह से उसको उसी में निकाल दें। ये प्रपोजल सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब को नहीं दिया गया था, ये कंसोर्शियम को दिया गया था। और क्योंकि उनका डेफर्ड इंटरेस्ट का पेमेंट शुरू होता 10 साल बाद, तो मेरे ख्याल में बैंक्स ने बहुत खुशी से ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया।
क्योंकि जो उन्होंने सो कॉल्ड राइट ऑफ किया, जो जैसे बैंक ऑफ पंजाब का हिस्सा बना 5 करोड़ का, तो वो 8 साल में 5 करोड़ से बहुत ज्यादा अच्छा बना लेते। 5 करोड़ 15 लाख या जितना भी था वो उनको पे कर दिया गया 2 साल के बाद, और वहां पर वो लोन, इसमें मैं ये बताता चलूं कि जहां तक मुझे याद है इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1 पैसा भी ना राइट ऑफ किया गया और ना उसमें कोई अच्छा इंटरेस्ट आपने माफ करवाया। अब अगला जो आप एक मिनट जी इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया, जी फर्क है। ये डेफर्ड इंटरेस्ट था जो कि पेबल होता 10 years आफ्टर टेकिंग द लोन, ठीक है। और वो फौजी सीमेंट कंपनी ने, उसके मैनेजमेंट ने प्रपोजल के तहत जो कि एक्सेप्ट किया गया कंसोर्शियम से, उसका 50% पे किया, और क्योंकि 8 साल पहले पे कर रहे थे तो रिमेनिंग 50% फिर उन्होंने अलग कर दिया। जनरल साहब जरा एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जिस किस्म की फैसिलिटी बैंकों ने आपको दी, इस तरह की फैसिलिटी आम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिलती है? वो मेरा जहां तक मुझे जहां तक इल्म है, इस किस्म के जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह होती है ये बहुत कॉमन है जहां के इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है या बिजनेसेस का ताल्लुक है। एंड जहां पर भी, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है जी। ये एक विन विन सिचुएशन था दोनों के लिए। ओके अच्छा, अब जरा अपने जरा पर्सनल आप जो मैटर है उस पे आ जाएं। पर्सनल पे मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा जी जहां तक मुझे याद है, मैंने 1966 में एक कोई 1500 रुपए का लोन लिया था। जी उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई पर्सनल लोन लिया हो। कोई और पर्सनल ये फिर मैं कल लिस्ट देखूंगा, और जी। अगर उसमें मेरे पर्सनल नाम के अगेंस्ट ये लोन लिखा है तो मैं जानना चाहूंगा कि ये मुझे ये लोन किसने दिया, कब दिया, किस कोलैटरल के अगेंस्ट दिया, क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां तक मुझे याद पड़ता है 1966 में कोई 1500 रुपए का लोन लिया था मैंने। 1500 रुपए का जी। इसके अलावा कोई लोन नहीं लिया आपने? नहीं, जहां तक मुझे याद पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद साहब। जी अब ये हमने गुफ्तगू का आगाज किया जी जनरल अमजद साहब से। अजीम दौलताना साहब, आप मुतमिन हो गए जनरल अमजद साहब की एक्सप्लेनेशन से? वो साबिक चेयरमैन नैब भी रहे हैं। लेकिन जी मैं वक्त से पहले आमिर साहब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लिस्ट तो भी शाये होनी है, और अभी मीडिया में जो स्पेकुलेशन है उसके ऊपर अगर बहस स्टार्ट कर दी जाए तो मैं उस पर मैं यकीन नहीं रखता। और अगली बात, जिस तरह की एक बात आती है, जिस तरह एनआरओ का पॉइंट आया और लोगों ने कहा कि लोगों का या मीडिया का शायद ये अंदाजा रहा कि जी शायद पीपल्स पार्टी ही उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी निकली। हमने तो उनकी लिस्ट भी सामने शाये की कि जी पीपल्स पार्टी उसकी मेन बेनिफिशियरी नहीं है, और कितनी कितनी और जमातें भी शामिल हैं, प्लस ब्यूरोक्रेट्स हो गए आपके, और बिजनेसमैन हो गए, और बहुत मुख्तलिफ आपके शोबों के लोग हैं जो उसमें शामिल थे। तो मैं तो अपनी बात ये जरूर करता रहूंगा कि पॉलिटिशियंस के हवाले से अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियंस तो हमेशा बड़ा मोहतात होकर चलते हैं, और अगर लोन माफ करने वाली बात आई, एनआरओ वाली बात आती है, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं कि हमने तो बहुत तवील अपोजिशन देखी है। मियां नवाज शरीफ साहब का वक्त देखें तो एहतसाब ब्यूरो देखा हमने, सैफुर रहमान साहब को बड़ा एग्रेसिवली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते देखा। उसके बाद नैब का वक्त आया जनरल मुशर्रफ का, तो उस टाइम पे भी बड़ा एग्रेसिवली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। तो मैं ये नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो इतने सालों साल में प्रूव भी ना हो सकी, तो उसमें हमें कोई कसूरवार ठहराया जाए, तो मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। मैंने तो सवाल आपसे ये किया था कि अब जनरल अमजद साहब की जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैंने बताया कि मैं स्पेकुलेशन पे बात नहीं करूंगा, लिस्ट शायद हो जाएगी, आपके अखबारों में आएगी, आपके टीवी पे आएगी, जो फिर उसके बाद मालिक साहब, जनरल साहब ने खुद एक्सेप्ट भी किया कि वो जब एक इदारे के सरबराह थे तो उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट करवाई थी। वो जो है एडजस्टमेंट, उसके बारे में जो उन्होंने वो टेक्निकली ठीक हो सकता है। इशू ये है कि उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार की, बड़ी कॉमन चीज़ है। मैं तो किसी को नहीं जानता जिसको बड़े आराम से 10 साल के डेफर्ड इंटरेस्ट पे, तो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलता, ये सिर्फ अस्करी इदारों को मिलता है। और बिकॉज इनकी स्क्रूटनी नहीं होती। AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट बड़ा मशहूर इदारा है, जरा उससे कभी